वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 4 पे आ रहे हैं और बहुत अच्छे से आज अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और पूरी तन्मयता के साथ में इसको पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। कॉपी पेन पेपर अच्छे से आप लोग नोट्स प्रिपेयर भी कर रहे हो तो बहुत अच्छे शुभ संकेत है। और चौथा जो पार्ट है चैप्टर है इसमें अपन पढ़ने वाले हैं कार्बन और कार्बन के कुछ यौगिकों के बारे में, है ना। तो इस टॉपिक के अंदर कार्बन में बंध बनाने की प्रवृत्ति, कार्बन के कुछ यौगिक, कार्बन के अपर रूप, कार्बन की रासायनिक अभिक्रियाएं, साबुन, अपमार्जक, क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी समूह, कार्बन के अपर रूपों के भी गुण। तो ये छोटे मोटे कुछ पॉइंट लेकर के अपन कार्बन के रेस्पेक्ट में चलते हैं। कार्बन के बारे में अगर बात करें तो कार्बन जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इस कार्बन की जो क्वांटिटी है, कार्बन की जो मात्रा है, वो इस पूरे नेचर के अंदर प्रकृति में कार्बन अधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बन के यौगिक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में होने के साथ साथ में अगर देखें तो कार्बन की खुद की जो प्रेजेंस है, कार्बन की खुद की जो एबंडेंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। और कार्बन के टोटल जो कंपाउंड पाए जाते हैं प्रकृति में, तो एक तो वायुमंडल के अंदर और दूसरे कार्बन के यौगिक भूपर्पटी में पाए जाते हैं। तो प्रकृति में, भूपर्पटी में और वायुमंडल में कार्बन की जो मात्रा है उस पर भी प्रश्न पूछते हैं। जो भूपर्पटी है उसमें कार्बन की जो मात्रा है परसेंटेज के अंदर वो 0.02% है और वायुमंडल में कार्बन 0.03% पाया जाता है ना। भूपर्पटी के अंदर जो कार्बन पाया जाता है वो कुछ कार्बोनेट के रूप में है, कुछ बाइकार्बोनेट के रूप में है जिसको अपन हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। उसके साथ में कोयला और पेट्रोल, इन 4 रूपों में कार्बन इस भूपर्पटी में अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन 0.03% है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। इतनी कम मात्रा के बावजूद भी कार्बन के बहुत ज़्यादा इसके इम्पोर्टेंस रहते हैं और खूब सारे इनके गुण हैं, खूब सारे महत्वपूर्ण इसके पॉइंट आते हैं। तो चलते हैं कार्बन की मात्रा के ऊपर। कार्बन की मात्रा, तो फर्स्ट पॉइंट अपन नोट करते हैं कार्बन की मात्रा। कार्बन की मात्रा के रेस्पेक्ट में देखें अपन तो कार्बन की मात्रा 2 रूपों में अपन पढ़ने वाले। एक तो कार्बन की मात्रा पढ़ेंगे अपन भूपर्पटी में, भूपर्पटी और भूपर्पटी को अगर देखें तो इस भूपर्पटी में कार्बन की मात्रा है 0.02%। 0.02% भूपर्पटी में कार्बन पाया जाता है। भूपर्पटी में कार्बन 4 रूपों में पाया जाता है। एक तो पाया जाता है कार्बोनेट के रूप में, है ना, CO3 2- के रूप में। एक पाया जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, HCO3- के रूप में। कोयला और पेट्रोल, इन 4 रूपों में भूपर्पटी में पाया जाता है। तो भूपर्पटी में पहला रूप मिलता है कार्बोनेट के रूप में या CO3 2- के रूप में। उसके साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, मतलब HCO3- के रूप में पाया जाता है। तीसरा ये पाया जाता है कोयले के अंदर, कोयला पूरा कार्बन ही तो है। और चौथा पाया जाता है पेट्रोलियम पदार्थों में, पेट्रोल के अंदर पाया जाता है। तो ये 4 रूप है जिसमें प्रकृति में कार्बन पाया जाता है भूपर्पटी के अंदर 4 रूपों में। अगर अपन वायुमंडल में बात करें कि वायुमंडल में कार्बन किस किस रूप में मिलता है, तो वायुमंडल में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वो है 0.03%। ओके, और ये 0.03% जो कार्बन पाया जाता है इसका रूप एक ही है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकृति के अंदर तो ये खूब रूपों में पाया जाता है ना, लेकिन प्रकृति में भी भूपर्पटी में अलग रूप है और वायुमंडल के अंदर इसके अलग रूप मिलते हैं। तो वायुमंडल में 0.03% है और वायुमंडल के अंदर, है ना, देखा जाए तो 0.03%, जबकि भूपर्पटी में 0.02% पाया जाता है। इतनी चीजें होने के बाद में जो पिछला चैप्टर था, तीसरा चैप्टर, है ना, तो उसके अंदर अपन ने कुछ धातु, अधातु, उनकी अभिक्रिया देखी थी। उसमें सारे के सारे आयनिक यौगिक बनते थे। लेकिन कार्बन के जितने भी यौगिक है
वो सारे के सारे सहसंयोजक यौगिक होते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक, क्वथनांक काफी ज्यादा था, लेकिन कार्बन के अंदर जब बंध बनता है तो उसमें कुछ सहसंयोजी बंध बनते हैं। और कार्बन सहसंयोजी बंध थे, लेकिन अपन नमक को देखा था तो नमक एक आयनिक यौगिक था। नमक का गलनांक, क्वथनांक ज्यादा था। नमक का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक भी था, लेकिन कार्बन में ये गुण नहीं पाए जाते। कार्बन एक सहसंयोजी यौगिक है जिसमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, और सहसंयोजक बंध के साथ साथ में जब इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो ये मोस्टली विद्युत के कुचालक भी होते हैं। तो इसमें विद्युत की इतनी चालकता नहीं होती है, और इनके गलनांक और क्वथनांक अमूमन बहुत कम होते हैं। नमक का अपन ने गलनांक देखा था 1074 पे था, इतना ज्यादा गलनांक था। लेकिन कार्बन के जो अपर रूप है, जिसमें अपन एसिटिक एसिड देखे, या फिर क्लोरोफॉर्म देखे, या फिर एथेनॉल है, या फिर मिथेन है, तो इनके गलनांक और क्वथनांक काफी कम होते हैं। ये अपन इस सारणी में देख रहे हैं। ये अपने पास में कुछ यौगिक है जिसमें एक तरफ गलनांक दे रखा है, दूसरी तरफ क्वथनांक दे रखा है। फर्स्ट में है एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, और इसका गलनांक और क्वथनांक एग्जामों में पूछा भी गया। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये पूछा है ना, चारों के ऑप्शन दे दिए और प्रश्न दिया कि किसका गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो गलनांक और क्वथनांक में सबसे ज्यादा देखोगे तो मान तो वहां पे जा रहा है, लेकिन यहां पे मान सबसे टॉप में मान चल रहा है। तो एसिटिक एसिड का गलनांक 290 है, क्वथनांक 391। उसी टाइप में सेकंड है क्लोरोफॉर्म, और इस क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। क्या नाम है? CHCl3, ऐसे नाम है CHCl3। ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, जिसको अपन बेहोशी की दवा भी कहते हैं। इसका गलनांक है 209 और इसका क्वथनांक है 334। थर्ड नंबर पे है एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला है CH3CH2OH, या इसका सिंगल फॉर्मूला ऐसे भी लिखते हैं C2H5OH, C2H5OH लिखते हैं। इसका गलनांक होता है 156 और क्वथनांक होता है 351। याद रखोगे, ये आगे दोनों ही आएंगे, एसिटिक एसिड और एथेनॉल वापस अपने को पढ़ना पड़ेगा। मेथेन, जिसको अपन CH4 के नाम से जानते हैं, और रसोई गैस में अपन जो सिलेंडर काम में लेते हैं, जो LPG गैस का होता है, उस LPG गैस का और CNG गैस का ये मुख्य घटक के रूप में रहता है। LPG में तो इतना नहीं होता, लेकिन वाहनों के अंदर जो CNG गैस काम में आती है उसका ये मुख्य घटक है। और इसका गलनांक मात्र 90 है और इसका क्वथनांक 111 केल्विन होता है। तो ये गलनांक और क्वथनांक की कुछ कहानियां चलती है। बात ये थी कि जो कार्बनिक यौगिक है इनका गलनांक और क्वथनांक हमेशा कम होता है, और ये विद्युत के हमेशा कुचालक होते हैं। इसमें विद्युत की इतनी चालकता नहीं पाई जाती है। और क्यों नहीं पाई जाती है, इसका कारण होता है कि इनके परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कमजोर होता है। तो परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल कमजोर होने के कारण इसके अंदर इतनी विद्युत की चालकता भी नहीं होती है, और गलनांक क्वथनांक भी अमूमन तो अगर देखा जाए तो वो वैसे कम ही पाए जाते हैं। ओके, तो ये भी अपन चीजें नोट करते हैं। कार्बन के यौगिक सहसंयोजी प्रवृत्ति के होते हैं। सहसंयोजी प्रवृत्ति और प्रकृति के होते हैं। सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। कार्बन के यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक कम होता है। गलनांक और क्वथनांक ये भी कम होता है, और गलनांक क्वथनांक कम होने के साथ साथ में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन के यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इनमें कोई किसी टाइप के मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये कुछ चीजें कार्बन के यौगिकों के रेस्पेक्ट में चलती है। अगला पॉइंट, अपन कार्बन के कुछ कोष के बारे में बात करेंगे। कितने उसमें कोष है, कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इन चीजों के बारे में बात करते हैं। आप साथ साथ में इन चीजों को नोट डाउन भी करते जाओ। यस, बात करते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु
परमाणु क्रमांक, अगर कार्बन का परमाणु क्रमांक देखे तो 6 होता है। कैसे होता है तो आप अच्छे से जानते हो, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, ये कार्बन 6 नंबर पे आता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होने के बाद में देखें अगर, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का विवरण कैसे होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो चलता है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपन यूं नोट करते हैं कि इसका जो प्रतीक है वो तो दिखाया जाता है C, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 12। इसके पहले कोश में होती है 2 इलेक्ट्रॉन, कितने 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके सेकंड कोश में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉनों के अंदर इसका जो विन्यास चलता है, तो विन्यास के अंदर पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपन ने आयनिक यौगिकों के अंदर देखा था पिछले चैप्टर में, जिसमें आयनिक यौगिकों में एक तरफ धातु थी और दूसरी तरफ अधातु थी, और धातु और अधातु के अंदर अपन देखें तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं हो रही थी, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता था। और जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होते थे तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होने पर अष्टक उनमें भी पूर्ण होता था, लेकिन एक तरफ इलेक्ट्रॉन त्यागते थे, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते थे। लेकिन कार्बन के यौगिकों में ऐसा नहीं होता है। आयनिक यौगिक अगर बनते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित जरूर होते, लेकिन कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो इनके अंदर संयोजकता कितनी होगी, इन चीजों पे भी बात करते हैं। तो कार्बन का जो दूसरा कोश है, इस दूसरे कोश में अपन देखें तो इस कार्बन के दूसरे कोश में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अपन जानते हैं अच्छे से कि कार्बन को अगर देखें तो ये कार्बन का नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन के साथ में इसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं। बाहर की तरफ अलग अलग कोश पाए जाते हैं, ये जैसे इसका पहला कोश है, ये कार्बन का दूसरा कोश है, ये कार्बन का तीसरा कोश है, ये कार्बन का चौथा कोश है। ऐसे कोश पाए जाते, कोश अनंत पाए जाते। अपन कोश पे नहीं जा रहे हैं। पहले दूसरे तीसरे चौथे कोश को देखें तो ये पहला कोश है जिसको के कोश कहते हैं, एल है, ये एम है और ये एन है। 4 कोश पाए जाते, के एल एम एन पाए नहीं जाते, अपन दिखा रहे हैं कि 4 कोश है। अगर यहाँ पे 4 कोश के बारे में अगर बात करें तो जो पहला कोश है, के कोश है, इसमें अपन जानते हैं कि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। दूसरे कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरे कोश में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं और चौथे कोश में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जबकि कार्बन के पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इस दूसरे कोश को पूर्ण करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। अब 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता, तो 2 कंडीशन बनती है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉनों को नया ग्रहण करे, है ना, 4 इलेक्ट्रॉनों को नया ग्रहण कर ले, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास में पड़ी है दूसरे कोश में उसको त्याग दे। भाई इसका बाह्यतम कोश पूर्ण करना है तो पूर्ण करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन नए ले या फिर इसके 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। जबकि कार्बन के अगर विन्यास को अपन देखें तो कार्बन के विन्यास में बिल्कुल स्पष्ट चीज है। कार्बन के पहले कोश में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के दूसरे कोश में पड़ी है यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि होने चाहिए इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी पड़ेगी। इसलिए कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है। मैं क्या समझाना चाह रहा था शायद आप समझ गए होंगे। तो कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है। कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की जो वैलेंसी है वो कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है। इस चीज को आपने अच्छे से देख लिया है। तो कार्बन की संयोजकता होती है 4, इसका विन्यास होता है 2,4, परमाणु क्रमांक होता है इसका 6। इन चीजों के बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कार्बन अपनी जो अष्टक स्थिति है उसको कंप्लीट करने के लिए, है ना, 4 इलेक्ट्रॉनों को खोएगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करेगा। इस आधार पर अगर देखें, जैसे अगर आयनिक यौगिक बनाने की अपन कंडीशन देखें, अगर कार्बन अपने दूसरे कोश को या अंतिम कोश को अगर कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों को अगर वो त्यागता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर चले जाएंगे तो कार्बन 4
प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा। कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, है ना, ये कार्बन परमाणु क्रमांक 6 है, और ये अगर 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने पर तो कार्बन 4+ में चेंज हो जाएगा। और 4+ का मतलब अब इसके पास में 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो पीछे इसके पास में इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं सिर्फ 2, और 2 इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ प्रोटॉन पड़ी है 6, तो 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉनों को अगर पकड़ के रखे तो उसको इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इतना इसमें पॉसिबल नहीं है। अगर ये अपने अंतिम कोष को पूर्ण करने के लिए कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक 6 है, ये अगर 4 इलेक्ट्रॉनों को अगर ग्रहण करे तो ग्रहण करने पर इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन पहले से है, 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ प्रोटॉन पड़ी है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास में 10। तो कार्बन 6 प्रोटॉन वाला कार्बन 10 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखे, ऐसा भी इसको पॉसिबल नहीं हो पाता है, ऐसा भी इसके साथ में पॉसिबल नहीं। तो कार्बन न तो 4+ बना सकता और न ही 4- बना सकता। तो क्या करे, तो कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, न तो ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता, कभी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं करता है ना। तो ये चीजें भी पूछी जाती है कि कार्बन 4+ क्यों नहीं बनाता और कार्बन 4- क्यों नहीं बनाता, है ना, ये साझेदारी ही क्यों करता है, ये प्लस- क्यों नहीं करता। तो इस पे प्रश्न आता है। तो अगला अपन पॉइंट नोट करते हैं कि कार्बन 4+, है ना, कार्बन 4+, ये कार्बन 4+ या कार्बन 4- क्यों नहीं बनाता, 4+ या 4- क्यों नहीं बनाता, ये कंप्लीट 4+ या 4- क्यों नहीं बनाता है, ऐसा करके प्रश्न आता है। तो इसकी अपन आंसरिंग ऐसे करते हैं कि ये 4+ और 4- क्यों नहीं बनाता, इसके पीछे का रीजन देखें तो फर्स्ट में नोट करते हैं कि कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ग्रहण करके C4- अगर बना लेता है तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो नेक्स्ट अपन नोट करते हैं कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, 4 करेगा ग्रहण तो इसके ऊपर 4- का चार्ज आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कार्बन 4- है ना, और कार्बन 4- ऋणायन बनाता है, ऋणायन बनाता है। और इस कंडीशन में इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए तो टोटल इसके नाभिक में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इसमें लिखते हैं तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए, 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को, है ना, 6 प्रोटॉन और 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को धारण करना मुश्किल हो जाता है, 10 इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कठिन होता है, इसलिए कभी भी ये C4- नहीं बनाता। दूसरी कंडीशन है कि ये C4+ भी तो बना सकता है, तो C4+ भी नहीं बना सकता। इसमें अपन लिखते हैं कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर C4+ धनायन अगर बनाता है, है ना, अगर ऐसी कंडीशन ये बना भी लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन बना करके अगर धनायन बना भी सकता है, लेकिन बनाता है ना, बनाता नहीं है, बना सकता है, धनायन बना सकता है। यहां पर लिखेंगे ऋणायन बना सकता है,
ऋणायन बना सकता है। ऋणायन बना सकता है। इधर अपन ने लिखा है कि वो धनायन बना सकता है, लेकिन ना अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोने के बाद में प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन तो इसमें 6 ही पड़े, लेकिन 6 प्रोटॉनों वाले नाभिक के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अरे एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, त्यागने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने हेतु अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये चीज भी पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए कार्बन अपने परमाणु है ना के अंदर देखा जाए तो अन्य तत्वों के साथ में भी ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है, इस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करता है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है तो ये साझेदारी केवल कार्बन ही नहीं करता है, खूब सारे ऐसे परमाणु अणु पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। अब ये कौन कौन से अणु और परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, तो इसमें अपन एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। और फर्स्ट एग्जाम्पल अपने पास में रहता है हाइड्रोजन अणु का निर्माण। अपन फर्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं, हाइड्रोजन अणु का निर्माण। हाइड्रोजन अणु का निर्माण। हाइड्रोजन अणु का निर्माण अगर देखें तो हाइड्रोजन जिसको अपन H2 के नाम से लिखते हैं, हाइड्रोजन H2, इसका निर्माण रियल में होता कैसे है, तो इस प्रॉब्लम को अगर देखें तो हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए, हाइड्रोजन अणु का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 है और इसके पहले कोश में, या इसको अपन के कोश कहते हैं, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। और अच्छे से आप जानते हो कि पहले कोश में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2, लेकिन इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये के कोश को कंप्लीट भर करके जब ये भरेगा तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन होते ही ये उत्कृष्ट गैस विन्यास हीलियम को प्राप्त कर लेगा। तो अपन लिखते हैं कि हाइड्रोजन के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है जो अन्य हाइड्रोजन परमाणु के साथ, अन्य हाइड्रोजन परमाणु के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके उत्कृष्ट गैस विन्यास है ना, उत्कृष्ट गैस विन्यास हीलियम को प्राप्त कर लेता है। उत्कृष्ट गैस विन्यास हीलियम को प्राप्त करके H2 अणु का निर्माण करता है, H2 अणु का निर्माण करता है, H2 अणु का निर्माण करता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण एकल बंध का निर्माण होता है। साझेदारी के कारण एकल बंध का निर्माण होता है।
साझेदारी के कारण एकल बंध का निर्माण होता है। अब ये भाषा तो अपन ने लिखी है, लेकिन रियल में धरातल पे होता क्या है तो उसको मैं थोड़ा सा ऐसे दिखाने की कोशिश करूं कि ये हाइड्रोजन और जिसके पहले कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अपन ऐसे क्रॉस से दिखाते हैं। दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसको भी अपन ने क्रॉस से दिखाया और ये इसके ऊपर सर्कल बना दिया अपन ने कि हाइड्रोजन है और इधर की तरफ ये भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये पहले कोष को पूरा करते हैं तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। तो ये दोनों हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, साझेदारी करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होने पर कुछ कांड ऐसे होता है कि ये जो 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 हाइड्रोजन ऐसे पास आते हैं, ये हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन ऐसे पास आते हैं और हाइड्रोजन पास आते हैं, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा है। और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों की यहाँ से साझेदारी करता है ना, ये इसने यहाँ से साझेदारी कर ली और यहाँ से देखोगे तो इसने यहाँ से ऐसे साझेदारी कर ली। तो बीच में इलेक्ट्रॉन तो पड़े, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर अब इस हाइड्रोजन का भी इस पे पूरा अधिकार है और इस हाइड्रोजन का इधर की तरफ कंप्लीट अधिकार है। तो इस टाइप से 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और साझेदारी होने से हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है। इस टाइप से H2 का निर्माण होता है और इस H2 का जब निर्माण होता है तो इसके अंदर हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध पाया जाता है। तो ये पूरी भाषा मैंने लिखी यहाँ पर, है ना, बीच में एकल बंध पाया जाता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी जब होती है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है इसको अपन सहसंयोजी बंध के नाम से भी जानते हैं। तो यहीं पे प्रश्न आता है कि सहसंयोजी बंध क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो अपन लिखते हैं 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, है ना, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से निर्मित होने वाले बंध को, है ना, निर्मित होने वाले बंध को हाइड्रोजन निर्मित होने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के युग्म के साझेदारी से निर्मित होने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो अपन नेक्स्ट परिभाषा लिखते हैं सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी या सहसंयोजक बंध या जिसको अपन कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो सहसंयोजी बंध की परिभाषा आती है 2 परमाणुओं के बीच, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से निर्मित बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। निर्मित बंध को सहसंयोजी या सहसंयोजक बंध कहते हैं, है ना। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो बंध निर्मित होता है उसको अपन सहसंयोजी बंध कहते हैं या इसको इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड है और इसमें मोस्टली इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है ना, साझेदारी से इस प्रकार के बंध का निर्माण होता है। अगला प्रश्न आता है कि जब हाइड्रोजन का निर्माण होता है तो क्लोरीन का भी निर्माण होता होगा और क्लोरीन किस प्रकार से अपने बंध को कंप्लीट करता है। तो नेक्स्ट में बात करूंगा क्लोरीन अणु का निर्माण। हेडिंग नोट करोगे Cl2 या इस Cl2 का नाम है क्लोरीन। अब इस क्लोरीन का निर्माण कैसे होता है, तो क्लोरीन का निर्माण पहले मैं दिखा देता हूं फिर अपन भाषा पे आते हैं। तो क्लोरीन का अपन परमाणु क्रमांक अगर देखें तो ये 17 है और इसका विन्यास होता है 2, 8 और 7। आप देख रहे हो अंतिम कोश जो तीसरा कोश है इसमें अष्टक कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और जरूरत है जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल 17 की जगह 18 और 18 इलेक्ट्रॉन होते ही ये ऑर्गन जो एक निष्क्रिय गैस है 18 नंबर पे उसके विन्यास को प्राप्त कर लेगा
और विन्यास को प्राप्त करेगा तो ये निष्क्रिय हो जाएगा, और निष्क्रिय होगा तो इस टाइप से इसकी संरचना निष्क्रियता में चली जाती है। तो अपन इसको दर्शाते हैं, यहाँ पे है क्लोरीन, क्लोरीन और दूसरा सामने भी क्लोरीन है। इस क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो इसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और ये 7 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे परमाणु के पास में भी 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां अपन इसको डॉट से दिखा दिया तो इसको क्रॉस से दिखा देते हैं। ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन के पास पड़े हैं, लेकिन दोनों दूर बैठे एक दूसरे को देख तो रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही मौका मिलता है तो ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने की कोशिश करते हैं, कॉलोनी को पता नहीं चले, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके ये एक सिंगल बंध का निर्माण कर लेते हैं। शादी हो जाती है, इधर से वरमाला लाता है, इधर से वरमाला लाता है, और ये वरमाला ला करके इस टाइप से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। तो साझेदारी का प्रोसेस कुछ ऐसे चलता है, और जैसे ही साझेदारी चलती है तो ये साझेदारी के अंदर आप लोग देखोगे साझेदारी का जो प्रोसेस चलता है, तो साझेदारी के प्रोसेस में ये यहाँ से हो नहीं रहा है तो अपन साझेदारी इधर कर लेते हैं। ये साझेदारी में ये क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन पर कब्जा कर लेता है। जब इसको पता पड़ता है कब्जा अपने पे हुआ तो ये भी जाता मार्केट और मोटी सी वरमाला ला करके उस पे डाल देता है। ये इस टाइप में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होते ही क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जो साझेदारी हुई है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की हुई है, तो क्लोरीन और इधर दूसरा क्लोरीन, इन दोनों के बीच में जो बंध बनता है वो एक सिंगल बंध बनता है, और सिंगल बंध बनते ही कार्बन 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 क्या ना क्लोरीन क्लोरीन आपस में जुड़ करके Cl2 का निर्माण कर देते हैं। अब इसमें प्रश्न पूछने में ये भी पूछते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 8 7 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है, ये जो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन अपन ने दिखाए इसको लुईस संरचना भी कहते हैं, या इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी यहाँ पर दिखाया जाता है। भाषा में अपन नॉर्मली नोट करते हैं कि क्लोरीन क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक ये है 17, उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस विन्यास, उत्कृष्ट गैस विन्यास कौन सा, तो अब नेक्स्ट आ रहा है ऑर्गन 18 नंबर पे। उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए दूसरे क्लोरीन परमाणु के साथ, दूसरे क्लोरीन परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, है ना, बीच में इनके बीच में साझेदारी करके एकल सहसंयोजक, एकल सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, एकल सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। तो इन दोनों के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। तो ये सिंपल प्रक्रिया क्लोरीन के रेस्पेक्ट में चलती है। अब ये एनसीईआरटी के अंदर खूब सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो मैं हर एक एग्जाम्पल को अपने सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला प्रश्न आता है, ये तो अपन दोनों एकल बंध के बारे में पढ़ रहे थे। अब प्रश्न आता है कि ऑक्सीजन अणु का निर्माण कैसे होता है। एक सिंगल होता है तब तक तो परमाणु है, और एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, ये जब दोनों आपस में मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो परमाणु परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। तो यहाँ पे भी क्लोरीन परमाणु परमाणु मिलके अणु बन रहा है। ये क्लोरीन अणु है ना, ये क्लोरीन का अणु है, लेकिन ऊपर की तरफ क्लोरीन का परमाणु है, तो क्लोरीन परमाणु अणु है। तो उसी टाइप में अगला पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन का अणु है ये किस टाइप से बंध बनाता है। तो नेक्स्ट अपन नोट करते हैं O2, है ना, ऑक्सीजन अणु का निर्माण, ऑक्सीजन अणु का निर्माण, ऑक्सीजन अणु का निर्माण कैसे होता है। तो ऑक्सीजन अणु के निर्माण के रेस्पेक्ट में देखें अपन, तो ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक इसका 8, विन्यास चलता है 2,6, और आप अच्छे से जानते हो कि इसके सेकंड कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, होने चाहिए 8, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की
साझेदारी करता है, और 2 इलेक्ट्रॉनों की जब साझेदारी होती है तो इसका विन्यास कंप्लीट हो जाता है। तो विन्यास कंप्लीट करने के लिए ये ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास अगर इलेक्ट्रॉन दिखाए तो लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन 2 4 ये 6, उसके पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 ये 4 और ये 6 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनों की जब साझेदारी होगी तो साझेदारी से ये इस टाइप से यहां से साझेदारी करेगा। ये जो ऑक्सीजन है ये यहां से ऐसे साझेदारी करेगा, और जब साझेदारी हो जाती है तो साझेदारी के बाद 2 जो ऑक्सीजन हैं इनके बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इसलिए इन दोनों के बीच में जो बंध बनेंगे वो 2 बंध बनेंगे, और 2 बंध बनने के बाद में ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2 में चेंज हो जाते हैं। देखिए ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन O2 का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन इनके बीच में इलेक्ट्रॉन 2-2 की साझेदारी होती है, और इलेक्ट्रॉन 2-2 की साझेदारी होने से ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड की संरचना आ जाती है। तो यहाँ पर लिखते हैं, अच्छा ये 2 और 6 है, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते ही इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसमें 2 पड़े और 8 और 2 हो जाएंगे 10, और 10 होती वो है ना, हीलियम के बाद में नियॉन जो है 10 नंबर पे उसके गैस विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके और नियॉन के गैस विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। इस टाइप में संरचना रहती है। अगला एनसीईआरटी का पॉइंट करा है कि नाइट्रोजन का निर्माण कैसे होता है, क्या आप उसको भी समझा सकते हो? यस, दिखा देते हैं। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है नाइट्रोजन अणु का निर्माण, N2। ये नाइट्रोजन अणु का निर्माण, नाइट्रोजन अणु का निर्माण, नाइट्रोजन का अणु किस हिसाब से बनता है? तो नाइट्रोजन अणु के निर्माण को पर देखें कैसे, किस हिसाब से नाइट्रोजन का अणु बनता है। नाइट्रोजन अणु के रेस्पेक्ट में आप देखें तो नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक है 7, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। पहले में 2 दूसरे में 5 ये संरचना चलती है, तो आप देखोगे इस नाइट्रोजन के दूसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि होने चाहिए दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो एक नाइट्रोजन का परमाणु दूसरे नाइट्रोजन या किसी दूसरे तत्व के साथ 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपने दूसरे कोष को पूर्ण करेगा। तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। संयोजकता क्या है? तो अंतिम कोष को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको अपन संयोजकता कहते हैं। यस, तो यहाँ पे नाइट्रोजन अब क्या करेगा? तो नाइट्रोजन बेचारा क्या करेगा, देख रहे हो क्या क्या करेगा सर? ये नाइट्रोजन अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, इधर भी 5 है, 1 2 3 4 5। ओके, इतना होने के बाद ये करेंगे साझेदारी, तो इसको चाहिए 3, तो ये इधर से कब्जा करेगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके, बट इसने कब्जा कर लिया। अब इसके पास में 8 हो गए, मजा आ गया इसको मजा नहीं आ रहा है तो ये वरमाला लाएगा, इधर से डालेगा। अब इसको भी मजा आ गया, हो गई ना शादी। एक तरफ से वरमाला डालने से कुछ नहीं होगा, पार्टी सामने वाली भी तो यस होनी चाहिए ना, दोनों यस हो गए। आप देखोगे तो इधर नाइट्रोजन के बीच में जब साझेदारी हुई है तो बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इसलिए नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बंध का निर्माण हो जाता है ना। यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन के अंदर तो यहाँ पर द्विबंध पाया जाता है। क्लोरीन में, हाइड्रोजन में एकल बंध था, ऑक्सीजन में द्विबंध है, और यहाँ नाइट्रोजन के अंदर त्रिबंध का निर्माण होता है। और त्रिबंध बनता है तो इस कंडीशन में नाइट्रोजन ट्रिपल बंध से जुड़ करके और ये N2 अणु का निर्माण कर लेते हैं। अब ये परमाणु नहीं है, ये शादी होने के बाद में कंवारा नहीं है, है ना। अब ये परमाणु नहीं रहा भाई साहब, ये अणु का निर्माण कर लेते। तो ये नाइट्रोजन अणु का निर्माण, ये ऑक्सीजन अणु का निर्माण। फिर अपनी एनसीईआरटी कहती है कि क्या तुम लोगों को जल की संरचना बनानी आती है? जल का मतलब H2O। तो H2O का निर्माण कैसे होता है, जिसमें 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन कैसे पंगा लेंगे, तो उसको भी अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं जल के अणु। और जो जल का अणु है, जल जिसका फॉर्मूला है H2O, तो H2O का निर्माण दिखा लेते हैं। H2O का निर्माण
कैसे कैसे होता है। तो H2O का निर्माण दिखाने के लिए सबसे पहले बात करेंगे अपन H2O के अंदर। तो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु है ऑक्सीजन, साथ में है हाइड्रोजन और फिर है हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, हाइड्रोजन का 1-1 होता है। ऑक्सीजन का विन्यास होता है 2,6, अभी देखा जस्ट अपन ने ना, ऑक्सीजन का विन्यास 2,6 है। हाइड्रोजन का विन्यास होता है 1 और हाइड्रोजन का विन्यास है 1। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। देखिए इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस हाइड्रोजन को 1 चाहिए और इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इनकी संयोजकता भी। तो इस संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं देखें अपन। यस, ये यहाँ पर ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन का अगर विन्यास दिखाए तो ऑक्सीजन को अपन ऐसे दिखा सकते हैं, ये ऑक्सीजन जिसके अंतिम कोष में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना भी है। अब ये साझेदारी कैसे करते हैं, तो साझेदारी का प्रोसेस कुछ यूं चलता है। ये यहाँ पर ऑक्सीजन, ये यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर की तरफ भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ऑक्सीजन जो बैठी है, इस ऑक्सीजन में आप देखोगे तो इस ऑक्सीजन के पास में है ना, इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा मैं यूं बना देता हूं, इसके पास कौन सा कलर अच्छा रहेगा सर, ये कलर अच्छा है, ओके। तो इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 है ना, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन पड़े। अब इस ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को चाहिए टोटल 1-1 इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। पहले हाइड्रोजन की शादी करवा देते हैं, इसको मजा आ गया क्योंकि इसके पास 1 था, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। ये बेचारा मुंह उतार के बैठा है, ले ले तू भी दाब जा, इसको भी मजा आ गया है ना। इन दोनों के पास में इसका विन्यास कंप्लीट हो गया। 2-2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2-2 इलेक्ट्रॉन आ गए, जो इनको चाहत थी वो कंप्लीट हो चुकी, अब ये शांत हो गए, वाह मजा आ गया। ऑक्सीजन अभी भी तरस रहा है ना, ऑक्सीजन के पास देखोगे तो अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है और कुछ बेचारा ने लूट के ले लिया, अब ये रो रहा है। तो इस ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन की जगह 8 इलेक्ट्रॉन करना है। ये जाता है मार्केट के अंदर, भाई साहब 2100 की वरमाला लाता है, और 2 जो बैठे थे दोनों के ऊपर साथ में वरमाला डालता है। कैसे कैसे सर, कैसी कैसी वरमाला पहना रहे हो ना। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है, और इस ऑक्सीजन के कब्जे में ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसकी जो संरचना है वो कुछ यूं बनती है, कैसे, ऐसे बनती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। साझेदारी जब होती है तो साझेदारी से इधर एक कल बंद बना है, 1-1 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी एक कल बंद है। अच्छा, ये देखोगे ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इधर के 2 इलेक्ट्रॉन, ये बैठे तो है परिवार में, लेकिन एक नंबर के निठले बैठे, कोई बंद बनाने में, पार्टिसिपेशन में किसी टाइप का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। घर में शादी का प्रोग्राम, ये चुपके से बैठे हैं, ये शादियां हो रही है, चुपके से बैठे हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंद में है ना, किसी भी टाइप के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंदी में इसको कहते हैं अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म। तो अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म देखोगे तो इस ऑक्सीजन पे टोटल 2 युग्म बैठे, एक तो ये युग्म बैठा है, एक ये युग्म बैठा है, और इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इनको कहते हैं अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म, अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म के नाम से जानते हैं। और ये संरचना बन जाती है H2O की। इस हिसाब से H2O बन जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन यूं ही बैठे हैं, निठले, कोई काम के नहीं है, तो इनको अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म के नाम से जानते हैं। तो ये पूरी संरचना थी जिसमें अपन ने H2O अणु को दिखाया। H2O अणु जैसे खत्म हो जाता तो आपकी NCERT बुक कहती है कि क्या तुम लोगों को अमोनिया की संरचना आती है। अमोनिया का मतलब NH3, तो NH3 को भी दिखाना पड़ेगा किस हिसाब से उसमें बंद बनने की प्रवृत्ति होती है। तो नेक्स्ट आप नोट करोगे अमोनिया का निर्माण, अमोनिया, मोनिया है ना, मोनिया का फॉर्मूला है NH3 अमोनिया की मोनिया। इस मोनिया को आप देखोगे तो इस मोनिया के अंदर एक बैठा है नाइट्रोजन, एक बैठा हाइड्रोजन, एक बैठा हाइड्रोजन, और सर एक और हाइड्रोजन बैठा, हाँ ये बैठा है।
अच्छा, इनका विन्यास देखोगे तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, हाइड्रोजन का 111। और इसको देखोगे तो और क्या देखोगे, नाइट्रोजन के पास में विन्यास होगा 2,5। इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसकी तड़फ बहुत खतरनाक है, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन पहले कोश में, इसके बेचारे को चाहिए 1, ये 2 कंप्लीट करके ना निष्क्रिय हो जाएगा। इसको 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। इतना होने के बाद में इनका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचनाओं को देखोगे तो नाइट्रोजन के पास में अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 को दिखा दिया, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। अमोनिया का निर्माण कैसे होगा, तो निर्माण की संरचना को अपन आगे बढ़ाते हैं, शादी को स्टार्ट करते हैं। ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के पास में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में 1 2 3 4 और 5। सामने हाइड्रोजन 3 बैठे हैं, है ना, रज्जा मंदी होकर के बैठे, भाई साहब वी आर रेडी, यस। तो ये फर्स्ट हाइड्रोजन, ये सेकंड हाइड्रोजन और ये थर्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 1-1 है, ये इलेक्ट्रॉन 1-1 लेकर के बैठे। अब ये तैयार है उड़ान भरने के लिए। क्या करेंगे, तो यहां से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नाइट्रोजन के साथ करेगा। इसने कर ली तो ये कब चुप बैठने वाला है, आ रहा है भाई साहब, आप भी कार्यक्रम सजाओ। फिर इसको पता पड़ा, इसने भी कॉलोनी में तहलका मचाया, तीनों हाइड्रोजन निपट गए, नाइट्रोजन अभी भी कंवारा बैठा है। तो फिर पहले तो नाइट्रोजन, वो पहली जो कंडीशन थी अमोनिया वाटर में, वो तो 2100 की लाया था, ये 5100 की लाएगा, क्योंकि इसके सामने पार्टियां 3 बैठी हैं। हाँ, ये तीनों पे एक साथ कब्जा कर रहा है, और इस नाइट्रोजन ने तीनों पे एक साथ कब्जा किया। तो ये संरचना जब बनी, तो इस संरचना के अंदर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, ये दूसरी हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। अभी आपको पता पड़ा कि इधर भी एक निठल्ला बैठा युग्म, तो इसको अपन कहते हैं इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस हिसाब से ये संरचना बन जाती है। और संरचना के अंदर इसकी संरचना देखोगे तो संरचना देखने में कुछ ऐसी बनती है। इसकी जो संरचना है, इस की संरचना, ये संरचना ऐसी बनती है। और इस संरचना को अपन देखें तो ये एक पिरामिड के रूप में पाई जाती है ना। आप 12th में 11th में जाकर के पढ़ोगे तो वहां पढ़ाते हैं कि ये एक पिरामिडल शेप में, पिरामिडल शेप में इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो एक पिरामिडीय शेप के अंदर होती है। और ऐसे दिखता है जैसे 3 टांगे पड़ी है और एक नाइट्रोजन है, ऊपर एक लॉन पेयर पड़ा है ना। तो ये पूरी संरचना अमोनिया के रेस्पेक्ट में चलती है। अमोनिया का निर्माण कैसे होता है ये है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, ये सारी कुछ दिखा दी। जब अमोनिया भी बना ली तो आपकी बुक कहती है कि क्या आप लोगों को मेथेन की संरचना आती है? हाँ जी, हमें आती है, हम बना लेंगे, बच्चे भी बना लेंगे और कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाएंगे, एकदम हंसते खिलते बनाएंगे। तो अगला प्रश्न आता है मेथेन की संरचना का निर्माण, है ना। मेथेन की संरचना कैसे है, मेथेन को देखते हैं। तो नेक्स्ट आप नोट करोगे मेथेन की संरचना का निर्माण। मेथेन, इसका फॉर्मूला है CH4, मेथेन CH4, मेथेन का निर्माण, मेथेन का निर्माण। ये जो मेथेन गैस है, या जिसको अपन CH4 के नाम से जानते हैं, ये CH4 एक तो जो गोबर गैस होती है, उस गोबर गैस को जिसको अपन बायोगैस कहते हैं, एक तो बायोगैस, और उसके साथ साथ में जो CNG है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यस वही जो आप लोग बोल रहे हो ना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है, और इसका अपन यूज भी बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। और ये कार्बन का सबसे सरलतम और प्रथम यौगिक माना जाता है ना। कार्बन का सबसे सरलतम और प्रथम यौगिक माना जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट अपन नोट करते हैं, मेथेन कार्बन का सरलतम एवं प्रथम यौगिक है। कार्बन का जो सबसे पहला यौगिक बनता है और सबसे सरल जो यौगिक बनता है, उसमें नाम आता है मेथेन का। तो मेथेन का मेथेन जो है वो कार्बन का सरलतम और प्रथम यौगिक माना जाता है। उसके साथ साथ में अगर देखें अपन, तो ये मेथेन बायोगैस और CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक भी माना जाता है। तो सेकंड में अपन लिखते हैं मेथेन
गैस। तो लिखते हैं मेथेन जो गैस है यह बायोगैस, बायोगैस जिसको अपन गोबर गैस कहते हैं, बायोगैस व संपीड़ित प्राकृतिक गैस, बायोगैस व संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का नाम है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लिख लो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक है, मुख्य घटक। अरे सर ये इसका मुख्य घटक है। ओके, तो इनका ये मुख्य घटक भी है। कार्बन का सबसे सरल और प्रथम यौगिक भी है और बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का ये मुख्य घटक भी माना जाता है। मैं सीधी इसकी संरचना पे चलता हूं। तो संरचना के अंदर कार्बन परमाणु क्रमांक 6, विन्यास 2,4। ओके, सामने हाइड्रोजन बैठे हैं जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, हाइड्रोजन 4 बैठे और हाइड्रोजन का विन्यास 1 लिखा जाता है। जब इसकी संरचना बनती है तो संरचना के अंदर एक बीच में कार्बन होगा, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो ना 4 बैठे, तो ये हाइड्रोजन टोटल बैठे हैं 4 और 4 हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन ये ऐसे पड़े हैं। कार्बन के पास देखोगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास भी पड़ा है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास भी पड़ा है। अब ये अपने कार्यक्रम को रचाएंगे, तो रचाएंगे सजाएंगे प्रोग्राम को। तो ये हाइड्रोजन ऐसे, ये हाइड्रोजन इधर से साझेदारी करेगा, ये हाइड्रोजन भी इधर से साझेदारी करेगा और ये हाइड्रोजन भी इधर से साझेदारी करेगा। बीच में बैठ गया कार्बन, कार्बन की हालत खराब, तो ये कार्बन भाई साहब एक साथ चारों पे कब्जा करेगा, है ना, बन जा मेरी रानी। ये भाई साहब कार्बन ने अपना कब्जा कर लिया और इस हिसाब से जब संरचना बनती है तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इस हिसाब से ये कंप्लीट संरचना बनती है। और इसमें जो बंध पाए जाते हैं, इस बंध को अपन कहते हैं सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध। तो ये इसके अंदर सहसंयोजक बंध पाया जाता है। टोटल सहसंयोजक बंधों की संख्या 4 है, 1, 2, 3 और ये 4। इसमें 4 सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, कंप्लीट, है ना। और ये जो मेथेन है, CH4 मेथेन है, इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना। देयर आर नो एनी हाउ टाइप्स free electron. Due to absence of free electron, it is a bad conductor of electricity. Now, if the electron will be found in free state, then it will conduct electricity. But if the electron not to found in free state, then it is behave as a bad conductor of electricity. कोई इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते है तो ये विद्युत का कुचालक होता है। तो अपन लिखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, RSR मुक्त इलेक्ट्रॉन। यस, मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का नहीं, विद्युत की कुचालक होती है, बेचारी होती है, होता नहीं है, कुचालक होती है। ओके, तो ये जो मेथेन गैस है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, अकाल पड़ गया है, कमी हो गई है, इसलिए विद्युत की कुचालक भी होती है। ओके, तो ये कुछ अपने पास में यौगिक थे और ये कार्यक्रम हो गया है खत्म। और इन यौगिकों की देखोगे तो गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं और इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और साझेदारी के कारण इनके अंदर आवेशित कण बिल्कुल नहीं बनते हैं। ये विद्युत के हमेशा कुचालकित होते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो इसमें आवेशित कण, है ना, आवेशित कण जो होते हैं वो आवेशित कण जैसे धनायन ऋणायन ऐसा कुछ भी नहीं बनता है और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इनके बीच में जो अंतराणुक बल होता है वो काफी दुर्बल होता है, इसलिए इनका गलनांक क्वथनांक भी काफी ज्यादा कम होता है। तो ये कुछ पॉइंट इसमें दिखाए जाते हैं। आपके एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है कार्बन के अपर रूपों के बारे में, तो उससे भी तो पंगा लेना तो पड़ेगा। तो नेक्स्ट अपन हेडिंग नोट करते हैं कार्बन के अपर रूप क्या क्या होते हैं, किस किस रूपों में बढ़ाए जाते हैं।
कार्बन के अपरूप। आपने कार्बन के अपरूपों में खूब सारे नाम सुने होंगे, जिसमें एक नाम आता है हीरा, एक ग्रेफाइट और एक फुलरीन। तीनों के नाम आते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, इन तीनों की छोटी छोटी संरचनाएं और कहाँ कहाँ इनके यूज होते हैं उनको अपन दिखाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप नोट करोगे। हेडिंग क्या नोट करोगे? हेडिंग से पहले मैं आपको मेथेन की संरचना भी तो दिखा दूं, है ना। मेथेन की संरचना ये रही। मेथेन की संरचना आपकी बुक के अंदर पड़ी भी तो है ना, उसको भी तो आप देख सकते हो। तो एक कार्बन है, साथ में 4 हाइड्रोजन लटक के बैठे हैं और बीच में कार्बन ने चारों पे कब्जा कर लिया, हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली है और ये संरचना बनती है। और इस संरचना के अंदर जो बंध बने हैं इसको अपन कहते हैं सहसंयोजक बंध। कैसे बंध है? सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं और सहसंयोजक बंधों की टोटल संख्या 4 पाई जाती है। और इसमें देखा जाए तो ये विद्युत के हमेशा कुचालक होते हैं, है ना। विद्युत के कुचालक होते हैं। जितने भी सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो हमेशा विद्युत के कुचालक होते हैं। साथ में इनका गलनांक और क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक भी हमेशा कम होता है। गलनांक और क्वथनांक हमेशा कम होता है। तो ये पॉइंट इसमें शो किए जाते हैं। गलनांक क्वथनांक कम होता है, सहसंयोजक यौगिक होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से इसमें बंध बनता है। ये छोटी मोटी चीजें हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग नोट करोगे, कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप, अंग्रेज इसको कहते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या नाम देते हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के अपरूप, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के अपरूप अगर देखें तो ये होते क्या है, इसको अपन परिभाषित करें तो कार्बन के अलग अलग रूप पाए जाते हैं जिनकी भौतिक संरचना बाहर से देखने पर जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, ऐसे कार्बन के अलग अलग रूप जिनकी भौतिक संरचनाएं अलग, जबकि कार्बनिक रूप से, रासायनिक रूप से समान होते हैं। तो अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं, कार्बन के अलग अलग कार्बन के अलग अलग रूप जो भौतिक संरचनाओं में अलग होते हैं, रासायनिक रूप से समान होते हैं, तो उसे अपन कार्बन के अपर रूप कहते हैं। तो कार्बन के अपर रूप की अपन परिभाषा में नोट करते हैं क्या क्या होते हैं अपर रूप। तो अपर रूप की परिभाषा में अपन लिखते हैं कि कार्बन के अलग अलग, कार्बन के अलग अलग स्वरूप जो भौतिक रूप से अलग, जबकि रासायनिक रूप से, एक समान होते हैं। रासायनिक रूप से एक समान होते हैं तो इसे कार्बन के अपर रूप कहते हैं। तो इसे कार्बन के अपर रूप कहते हैं, कार्बन के अपर रूप कहते हैं। अब ये कार्बन के अपर रूप कितने टाइप के होते हैं? तो कार्बन के अपर रूप तो वैसे आप देखोगे तो 2 टाइप के होते हैं, कुछ क्रिस्टलीय होते हैं और कुछ अक्रिस्टलीय होते हैं। अपने सिलेबस में क्रिस्टलीय अपर रूप ही है। और क्रिस्टलीय अपर रूप क्या क्या होते हैं? तो क्रिस्टलीय अपर रूप के अंदर उसकी ज्यामिति, उसके बंध कोण, इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है वो हमेशा निश्चित होते हैं, तो उसको कहते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप। और कार्बन के कुछ अक्रिस्टलीय भी होती है, जैसे काजल हो गया, डामर हो गया, चारकोल है ना, कोल तार है, या फिर CO2 गैस है। तो ये कोई निश्चित रूप में नहीं पाए जाते, तो उनको अपन अक्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। तो कार्बन के अपर रूप 2 टाइप के होते हैं, कुछ क्रिस्टलीय होते हैं और कुछ अक्रिस्टलीय रूपों में भी पाए जाते हैं। तो कार्बन के अपर रूप 2 टाइपों में पाए जाते हैं। अपन बात केवल क्रिस्टलीय अपर रूप की करेंगे। कौन से? क्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप। और क्रिस्टलीय अपर रूप को देखें तो इसके 3 टाइप पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप का नाम है डायमंड्स। यस, वही जो आप हीरा बोल रहे हो। दूसरे का नाम है ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट। और तीसरे का नाम है फुलरीन। क्या नाम है? फुलरीन। तो ये
ना, 3 टाइप के पाए जाते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन 3 टाइप की संरचनाएं होती है। फर्स्ट में अपन तीनों के एक एक डायग्राम को देखेंगे, कुछ इनके उपयोग देखेंगे और कैसी संरचनाएं पाई जाती है उसमें अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो आप इसको नोट करते जाओ साथ में। शिकायत रहती है सर आप तो जल्दी लिखते हो, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तो आप जल्दी इसको हटा देते हो। तो ये सारी चीजें संघर्ष कर रहे हो धीरे धीरे, है ना। ये सभी के साथ में ऐसा होता है। ऐसा थोड़ी कि मैं पैदा हुआ था माँ से तो अब ये सारे मेरे अंदर डाउनलोड थे, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, कार्बन, धातु, अधातु, भर्जन, निस्तापन और क्या पढ़ा था आपने, संयोजन, विस्थापन, वियोजन, ये ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स, कुछ भी नहीं था। जब मैं धरती पर पैदा हुआ था तो मुझे कुछ भी नहीं आता। धीरे धीरे मैंने भी सीखा है, तो आप भी तो सीखो ना, है ना। क्लास में फर्स्ट आना चाहते हो, रोका किसने? तो वही तो बात है। यस, तो बात करते हैं नेक्स्ट में अपन फर्स्ट में हीरे के ऊपर, जिसको इंग्लिश में कहते हो, क्या कहते हो सर? इंग्लिश के पीछे पड़े हो, हम हिंदी के हैं। यस, तो इसको डायमंड के नाम से जानते हैं। डायमंड की संरचना जो पाई जाती है वो कुछ ऐसी होती है। आप लोग बुक वाली संरचना को देखोगे तो काफी ज्यादा उलझ जाओगे। तो इसकी संरचना थोड़ी सी ऐसी बनाओगे आप लोग। एक पॉइंट आपने बना दिया और इस पॉइंट के जस्ट ऊपर आपने पॉइंट बना दिया, इधर पॉइंट बना दिया, इधर पॉइंट बना दिया और इधर एक पॉइंट बना दिया। एक जो बीच का कार्बन था वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ये जो बीच का कार्बन परमाणु है ये 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। अब उसके बाद में ये जो कार्बन परमाणु है इसको यहां जोड़ दिया, तो इसको ये पहला, ये इसका दूसरा, ये इसका तीसरा, ये इसका चौथा, ये वापस 4 से जुड़ गया। इसको देखोगे तो ये यहां से पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही बनाना है, खत्म। और सर ये तो बहुत सिंपल है, एक अपन परत और बना लेते हैं। कैसे बनाओगे? तो इसको नीचे खींचो, ये इसका पहला, ये ऊपर दूसरा, ये इधर तीसरा और ये इधर चौथा। इसको खींच लो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। यस, इसको खींच लो, ये यहाँ से पहला, ये पहला, ऊपर दूसरा, ये इसका तीसरा और ये इसका चौथा। ये संरचना बन गई। यस, एक परत और बना लो यहाँ से, ये यहाँ से, तो ऊपर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। एक कार्बन 4 से जुड़ गया। यहाँ से ये 1, ये 1, ऊपर 2, ये यहाँ से 3 और ये यहाँ से 4, ऐसे जुड़ गया। ये यहाँ से 1, ये यहाँ से 2, ये यहाँ से 3 और ये यहाँ से 4, ऐसे जाकर के जुड़ गया। ये संरचना बन गई। इधर से खींचोगे तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये यहाँ से 4, ऐसी संरचना जुड़ गई। तो ये जो संरचना बनती है इस संरचना को अपन कार्बन की संरचना कहते हैं। कितनी मस्त संरचना बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये संरचना बनती है। अच्छा, एक चीज और है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध लंबाई रहती है, ये कार्बन और ये कार्बन, तो इन दोनों के बीच की जो बंध लंबाई है इसकी वैल्यू होती है 154 पिकोमीटर। ये जो मैंने लिखा है पीएम, इस पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर। क्या होता है? ऐसे होता है। कैसे होता है? अरे सर कैसे लिख रहे हो? तो ये मान होता है पिकोमीटर, ये पिकोमीटर मान होता है। तो ये पीएम, इस पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर। तो ये ऐसे करके दिखाया जाता है। पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर। मोबाइल को ऐसा करो फिर आपको समझ में आएगा, पकड़ में आएगा। तो एक पिकोमीटर होता है और एक पिकोमीटर की जो वैल्यू होती है वो 10 की घात -12 मीटर के बराबर भी होती है। 1 पिकोमीटर विल बी इक्वल टू 1 pm इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। ओके, तो ये एक पिकोमीटर की वैल्यू भी होती है। तो ये कार्बन की संरचना जो कि हीरे के रूप में पाई जाती है। इस हीरे के अंदर एक कार्बन का जो परमाणु होता है वो 4 परमाणुओं के साथ में जुड़ता है और इससे इसकी दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण होता है। और प्रकृति में सबसे कठोर अगर कोई पदार्थ है, गलनांक और क्वथनांक के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा मजबूत पदार्थ होता है। तो इसके अंदर दृढ़ त्रिआयामी संरचना पाई जाती है। एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, विद्युत का ये कुचालक होता है और दृढ़ त्रिविमीय संरचना इसके अंदर पाई जाती है। यस, तो नेक्स्ट अपन नोट करते हैं हीरा। सर पेन तो चेंज करो ना। यस, हीरा। हीरा इसमें लिखते हैं कि एक कार्बन
परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से, अन्य 3 नहीं है 4, कर 3 कर रहे हो, अरे गलत हो गया, अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से, अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से एक कार्बन का परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। सहसंयोजक क्या लिख रहा हूं मैं, जुड़कर सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। सेकंड पॉइंट है कि इसमें कोई किसी टाइप के मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए विद्युत का कुचालक होता है। तो सेकंड पॉइंट, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये विद्युत का कुचालक होता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि इसकी जो संरचना होती है वो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना होती है। दृढ़ त्रिआयामी का मतलब यूं एकदम गूंथी हुई नेटवर्क के रूप में, जाल के रूप में एकदम शानदार संरचना पाई जाती है। तो इसकी जो संरचना है, हीरे की संरचना दृढ़ त्रिआयामी होती है। दृढ़ त्रिआयामी होती है। हीरे की संरचना कठोर दृढ़ त्रिआयामी होती है और हीरा प्रकृति में ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। प्रकृति में ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। प्रकृति में ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है ना। और पिछली जो किताबें थी उसमें काफ़ी सारा नॉलेज इसके बारे में दे रखा था, अभी तो इतना नहीं है, बस ये सिंपल सा दे रखा है। इसका जो गलनांक होता है ना, इसका जो गलनांक होता है वो 38-43 केल्विन के लगभग होता है। और क्या देखे, ये चमकता भी है, चमकने का कारण होता है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसका जो क्रांतिक कोण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में वो 24.2 डिग्री के रेस्पेक्ट में भी होता है ना। तो ये कुछ चीजें इसके बारे में भी बताई जाती है। बात करते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो इसका यूज होता है एक तो नगीने के रूप में, जो अंगूठियां पहनते हैं उस अंगूठियों के अंदर जो रिंग के अंदर जो स्टोन लगता है, पत्थर जो लगता है अंदर, नगीना जो लगता है, उस नगीने में इसका यूज होता है। कांच काटने के जो उपकरण होते हैं उनमें इसका यूज होता है। पत्थर घिसाई करने में इसका यूज किया जाता है। और पत्थर घिसाई करने के साथ साथ में आप लोग देखोगे तो फोनोग्राम की सुइयां लगती है, फोनोग्राम की सुइयां लगती है, तो उस फोनोग्राम की सुई में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसका अपन यूज अगर देखें, उपयोग देखें तो इसका यूज नगीने के रूप में होता है। नगीने के रूप में जो आभूषण बनाते हैं अपन, तो उस आभूषण बनाने के लिए नगीने के रूप में इसका यूज होता है। उसके साथ में कांच काटने के उपकरणों में, कांच काटने के जितने भी एपरेटस है, उपकरण हैं, तो कांच काटने के उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। नगीने के रूप में इसका यूज किया जाता है, आभूषण के रूप में। तो ये हीरे की कुछ संरचनाएं थी। हीरे के बाद में अगला पॉइंट आता है ग्रेफाइट। इसको आप लोग नोट कर लो। यस, मैं साइड में हो जाता हूं और क्लास को रोक के आप अच्छे से नोट कर लिया करो। नेक्स्ट अपन ग्रेफाइट पे बात करते हैं। तो ग्रेफाइट के अंदर जो एक कार्बन होता है वो अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है। और ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जब जुड़ता है तो उसमें षटकोणीय संरचना बनती है। इसके अंदर जो संरचना है उसका नाम है दृढ़ त्रिआयामी संरचना। लेकिन जो ग्रेफाइट है उसके अंदर षटकोणीय संरचना पाई और उसके अंदर एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण उसकी संयोजकता कंप्लीट होती है, क्योंकि 3 से जुड़ता है तो उसमें एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। और ग्रेफाइट के अंदर षटकोणीय जो संरचनाएं होती है वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर परत के रूप में पाई जाती है। और 2 अलग अलग जो संरचनाएं होती है ना, 2 अलग अलग संरचनाएं होती है, तो 2 अलग अलग संरचनाएं आपस में जो परतें होती है वो बीच में एक दुर्बल वंडरवॉल बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। और प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ देखा जाए तो कार्बन का अपर रूप हीरा रहता है। लेकिन एक ऐसी अधातु जिसमें विद्युत की चालकता होती है, ऐसा अगर पूछा जाए
तो आंसर ग्रेफाइट के बारे में आता है। और जो कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट है वो चिकना होता है, फिसलनशील भी होता है, विद्युत का सुचालक भी होता है, और फिसलनशील होने के कारण आजकल शुष्क स्नेहक के रूप में इसका यूज लिया जाता है। और जो पेंसिल होती है ना, लिखने वाली पेंसिल, उसके अंदर भी ग्रेफाइट होता है ना। तो ग्रेफाइट जो शब्द है वो पेंसिल से ही बना है, ग्रेफो का मतलब ही होता है लिखना। तो ये इसका कुछ यूज होता है, इसको अपन दिखाते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट। इस ग्रेफाइट की संरचना के बारे में देखें तो पहले अपन इसकी संरचना बना लेते हैं। तो संरचना के अंदर एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और इसको मैं ऐसे जोड़ देता हूं। ये लाइन थोड़ी सी लंबी है, ये लाइन थोड़ी सी छोटी है, और इसको ऐसे करके ऐसे नहीं, थोड़ी सी ऐसे नहीं, ये लाइन छोटी, ये लाइन लंबी। यस, अब आएगा ना मजा, अबे भिड़ू, अब आएगा ना मजा। यस, तो इसको ऐसे करके, ये लाइन छोटी, ये लाइन लंबी। ओके, अबे भिड़ू, ये लाइन छोटी, ये लंबी, तो ये लाइन छोटी है ना। क्या कर रहा हूं मैं? यस, सही तो है। ये छोटी लाइन लंबी लाइन, ये छोटी लाइन लंबी लाइन, तो ये लंबी लाइन है, और इधर की तरफ ये छोटी लाइन, ये छोटी लाइन है, ये लंबी लाइन है। क्या कर रहा हूं मैं? छोटी लंबी कर करके, है ना। तो इसको थोड़ा सा वापस ऐसे रूप देना पड़ेगा, और ये काफ़ी लंबी लाइन, और ये वापस छोटी लाइन। ओके, ये लंबी लाइन इधर की तरफ हो गई, तो ये छोटी लाइन इधर की तरफ, ये छोटी लाइन है, तो इधर की तरफ ये लंबी लाइन। अब आएगा मजा। और इसके सामने ऐसी लाइनें दे दो, इसके सामने ऐसी लाइनें दे दो, इसके सामने ऐसी लाइनें दे दो। ये लंबी लाइन, ये छोटी लाइन, ये लंबी लाइन, और ये छोटी लाइन, ऐसे दिखा दो। इसके जस्ट सामने की तरफ अपन लाइनें डालते हैं। तो लाइनों के अंदर 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 ये जो संरचना है, ये इस टाइप्स में, इसमें सहसंयोजक वंडरवॉल बंध पाए जाते हैं। इसकी संरचना यहाँ आकर के वंडरवॉल बंध बनाएगी, ये संरचना यहाँ जाकर के वापस वंडरवॉल बंध का निर्माण करेगी। तो आगे की तरफ ये संरचना, यहाँ से एक छोटी लाइन है, और यहाँ से वापस एक बड़ी लाइन है। अच्छा, ये लाइन आकर के यहाँ टच हो रही है, ये लाइन आकर के यहाँ टच हो रही है, और ये लाइन आकर के यहाँ टच हो रही है। ओके, तो इसके अंदर भी यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ बंध बन रहा है ना। इन बंधों को थोड़ा सा मैं पास में दिखा दूँ। तो ये लाइन यहाँ चल रही है, और ये लाइन यहाँ जा रही है, ये लाइन यहाँ से लंबी लाइन है, और ये यहाँ से छोटी लाइन है। यस, इतना होने के बाद में इस लाइन को मैं यहाँ लेकर के आता हूँ, इस लाइन को यहाँ लेकर के जाता हूँ, बीच वाली लाइन को यहाँ ला करके छोड़ देता हूँ। यस, और बाकी तो बची नहीं है कुछ। यस, इसको भी दिखा देता हूँ, यहाँ ला करके छोड़ देता हूँ। इसको ड्रॉ करोगे तो इसके लिए एक लाइन ऊपर से आएगी। तो इस लाइन को यहाँ जाकर के, सर क्या बना रहे हो, थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। ओके, दिक्कत नहीं। यस, इस लाइन को यहाँ से ले जाओगे, यहाँ तक ले जाओगे, इस लाइन को यहाँ ले जा करके छोड़ोगे, और इस लाइन को यहाँ ले जा करके छोड़ोगे। ओके, ये लाइन यहाँ जाकर के पहुँच गई, और ये लाइन यहाँ जाकर के पहुँच गई इसके पास में। अबे भिड़ो, यश, ये लाइन यहाँ आकर के पहुँच गई है, और ये वापस यहाँ मिलेगी। ये लाइन यहाँ जाकर के और वापस आकर के यहाँ मिलेगी। तो इस हिसाब से ये पूरी संरचनाएं बन जाती है। इनको भी खींचोगे तो ये संरचना यहाँ आ जाकर के टच करेगी, और भी आप खींच सकते हो। जैसे ये संरचना है तो यहाँ से लाइन यहाँ आकर के टच करेगी। मैंने हर एक बंद को दिखा दिया, लगभग दिखा दिया। ये बंद यहाँ आ गया तो इस बंद को अपन यहाँ से खींच करके यहाँ मिला देते। तो ये एक संरचना बनती है। और इस पूरी ग्रेफाइट की संरचना के अंदर जो दो परतें पाई जाती है, तो इन परतों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये लगभग 340 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है? 340 पिकोमीटर। और दो परतों के बीच में बहुत ही एक दुर्बल बंध पाया जाता है। उस बंध को अपन कहते हैं, ये जो दुर्बल बंध होता है, दुर्बल बंध, इसका नाम है दुर्बल वंडरवॉल बंध। इसका नाम है दुर्बल वंडरवॉल बंध। तो दो परतों के बीच में दुर्बल वंडरवॉल बंध पाया जाता है, दुर्बल वंडरवॉल बंध होता है।
और ये जो परतें होती है, ये परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलती भी है, और फिसलने के साथ में ये जो कार्बन है ये चिकना भी होता है, चिकने के साथ साथ में ये धूसर रंग का भी होता है, फिसलनशील भी होता है, चिकना भी होता है। ये कुछ इसमें लक्षण पाए जाते हैं। तो इसके अपन गुणों को देखते हैं। गुणों में फर्स्ट पॉइंट अपन नोट करते हैं कि ग्रेफाइट इसमें एक कार्बन परमाणु, इसमें एक कार्बन परमाणु अन्य तीन कार्बन परमाणुओं से संयोजित, अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से संयोजित तथा एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, यह विद्युत का सुचालक होता है। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। और इसमें प्रश्न आता है कि ये विद्युत का सुचालक क्यों होता है, तो इसका यहाँ पे रीजन आ गया। दूसरा पॉइंट अपन नोट करते हैं कि जो ये संरचना है ये हमेशा परतदार संरचना और छठकोणीय होती है। तो सेकंड, ग्रेफाइट परतदार छठकोणीय संरचना के रूप में पाया जाता है। परतदार छठकोणीय संरचना के रूप में पाया जाता है। थर्ड पॉइंट नोट करते हैं कि जो ग्रेफाइट है ये चिकना, मुलायम और उसके साथ धूसर रंग का होता है। चिकना, मुलायम और धूसर रंग का होता है। इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग पहला तो होता है शुष्क स्नेहक के रूप में, पहला इसका उपयोग होता है शुष्क स्नेहक के रूप में। शुष्क स्नेहक जिसको अपन ड्राई लुब्रिकेंट्स कहते हैं, खूब सारे बेरिंगों में इसका यूज किया जाता है। सूखे बेरिंग आते हैं जिसमें ग्रीस भी नहीं होता है, तो उसको ड्राई लुब्रिकेंट्स के रूप में यूज करते हैं। दूसरा इसका उपयोग होता है पेंसिल बनाने में इसका यूज होता है, पेंसिल बनाने में। तीसरा आप इसका यूज देखोगे तो तीसरा यूज, जैसे मैं आपको टीवी के ये क्या एसी का जो रिमोट है, तो इसमें आप देखोगे जो अंदर जो सेल डाले होते हैं, एक सेल अपने पास में कल लाए थे ना, मस्त वाला, फ्री भी पड़ा। यस, तो ये जो ड्यूरा सेल है, इस सेल में देखोगे तो सेल के कभी पोस्टमार्टम को आप करो ना, इस सेल को तोड़ो कभी, तो आपको पता चलेगा कि अंदर एक कार्बन की काले कलर की रॉड निकलती है ना, एक पतली सी छड़ निकलती है। तो वो जो छड़ होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। तो तीसरा इसका यूज होता है सेल का इलेक्ट्रोड बनाने में, बनाने में इसका यूज होता है। चौथा इसका यूज होता है राजस्थान की जो अणुनगरी चित्तौड़ है, वहां पे रावत भाटा में परमाणु बिजली घर लगा हुआ है, तो उस परमाणु बिजली घर में रासायनिक अभिक्रिया को कंट्रोल करने के लिए मंदक के रूप में भी इसका यूज लेते हैं। मंदक, मॉडरेटर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। पेंसिल के अंदर भी इसका अपन यूज लेते हैं। अपने बुक में देखा होगा आपने, पेज नंबर 67 पे शायद ये डायग्राम दे रखा है, तो वहां पे एक छोटू सा बच्चा बैठा है, पेंसिल से ऐसे कुछ लिख रहा है। तो वो पेंसिल इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि उसके पास में ग्रेफाइट है, तो पेंसिल ग्रेफाइट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। और नेक्स्ट अपन देखें तो ये जो ग्रेफाइट की संरचना है, ये ग्रेफाइट की संरचना प्रकृति के अंदर अगर देखा जाए तो विद्युत की सुचालकता भी इसमें पाई जाती है। यस, तो मैंने इस सुचालकता को भी नोट कर लिया है। परतदार संरचनाओं के रूप में होता है और इसमें एक परत दूसरी परत के ऊपर, है ना, ऐसे फिसलती भी है, छठकोणीय संरचना होती है। और इसमें एक डबल बंध भी पाया जाता है ना, जब इसमें बॉन्डिंग होती है तो इसमें द्वि आबंध पाया जाता है। द्वि आबंध, है ना, डबल बॉन्डिंग भी होती है, तो द्वि आबंध पाया जाता है। क्या लिख रहा हूं मैं, इसमें डबल बॉन्डिंग होती है, इसमें डबल बॉन्डिंग होती है और डबल बॉन्डिंग के साथ में इसमें विद्युत की चालकता भी पाई जाती है। तो ये कुछ पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में है। एक कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु के बीच में जो दूरी होती है वो 141.5 पिकोमीटर होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें एडिशनल पढ़ोगे, मजा आएगा आगे जाकर के।
ओके, तो ये संरचनाएं कुछ थी अपने पास में ग्रेफाइट के बारे में। और फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं थोड़ी सी फुलरीन के बारे में। फुलरीन क्या क्या है, कैसे कैसे है, तो नेक्स्ट अपन बात फुलरीन के बारे में करते हैं। फुलरीन, यस, फुलरीन के बारे में देखें तो पहले इसकी अपन संरचना बना लेते हैं। संरचना में अपने पास में पंचफलक पड़ा है, यस, ये पंचफलक, ओके ओके ओके। इस पंचफलक की संरचना पर एक लाइन ऐसे खींच दो, दूसरी लाइन ऐसे खींच दो, तीसरी लाइन ऐसे खींच दो, चौथी लाइन जस्ट ऊपर खींच दो, पांचवी लाइन जस्ट इधर की तरफ खींच दो। ऐसी लाइन खींचने के बाद इस लाइन के जस्ट बराबर इधर एक लाइन खींच दो, और इस लाइन के बराबर इधर एक लाइन खींच दो, और इस लाइन के बराबर इधर एक लाइन खींच दो, इस लाइन के बराबर इधर एक लाइन खींच दो, और इस लाइन के जस्ट इक्वल में इधर एक लाइन खींच दो। इतनी लाइनें खींचने के बाद इसको यहाँ से मिला दो, इस लाइन को 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 यहाँ से मिला दो। ओके, अंदर तो था पंचकोण, अब बन गए हैं सारे छठकोण। आएगा ना मजा, यस। इसके सामने एक लाइन ऐसे खींच दो और इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, तो ये वापस बन गया एक पंचकोण। एक इधर बन जाएगा, तो इसको ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, ये बन गया पंचकोण। इधर की तरफ ऐसे खींच दिया और इसको ऐसे मिला दिया, ये भी बन गया एक पंचकोण। इधर ऐसे खींच दो और ऐसे मिला दो, ये बन गया पंचकोण। एक पंचकोण इधर बन जाएगा, और इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, ये पंचकोण। वापस अब इस पे बनेंगे छठकोण। तो छठकोण बनाने के लिए इसको ऐसे करके और ऐसे बना दो, ये देखो छठकोण बन गया। एक छठकोण इधर आ जाएगा, तो इस छठकोण को ऐसे खींच दो, इसको ऐसे खींच दो, तो ये छठकोण आ गया। इधर भी एक छठकोण आ जाएगा, तो इस छठकोण की संरचना के लिए ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो। यहाँ से एक छठकोण खींचने के लिए यहाँ खींच दो और इसको यहाँ खींच दो। इसके लिए छठकोण में संरचना को यहाँ खींच दो और ऐसे खींच दो, तो ये छठकोण आ जाएगा। और ये जो पूरी संरचना बनती है इसको अपन फुलरीन के नाम से जानते हैं। इस संरचना की खोज सबसे पहले अमेरिका के अंदर एक साइंटिस्ट था जिनका नाम बंकमिंस्टर फुलर, तो उन्होंने इस संरचना की खोज की थी। और ये जो फुलरीन की संरचना है जिसको खोजा था, तो इसमें सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या 60 खोजी थी, कार्बन 60। तो ये सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है, कार्बन 60 सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है, सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है, सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है। इसकी जो संरचना है वो गोल है ना, इसकी संरचना गोल, गोद कहाँ लिख रहा हूँ, गोल गुंबद के समान होती है, गोल गुंबद के समान है। अच्छा, ये संरचना दिखने में थोड़ी सी फुटबॉल के समान भी दिखाई देती है। और इसकी खोज सबसे पहले अमेरिका के अंदर एक मूर्तिकार था, एक वास्तुकार था, एक आर्किटेक्ट था, आर्किटेक्ट, और उस आर्किटेक्ट का नाम था बंकमिंस्टर फुलर। क्या नाम था? बंकमिंस्टर फुलर। तो इस बंकमिंस्टर फुलर भाई साहब ने सबसे पहले इसकी खोज की थी ना। तो फुलरीन की खोज सबसे पहले बंकमिंस्टर फुलरीन ने की थी। और इसकी जो संरचना है, ये जो पूरी फुलरीन है, इसका यूज सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में होता है। प्राकृतिक गैसों का जितना भी शुद्धिकरण होता है वहां पे इसका यूज होता है। तो इसका यूज एक तो होता है प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में, प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में, प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में। दूसरा इसका यूज होता है तकनीकी में। तकनीकी, ये जो है ना बाबूजी, भूमिया, अरे वो 4G, 5G, 3G, तो इस तकनीकी में भी इसका यूज होता है ना। तकनीकी क्षेत्रों में इसका यूज होता है, तकनीकी क्षेत्रों में,
तकनीकी क्षेत्रों में इसका यूज होता है। तो प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में, तकनीकी क्षेत्रों में, बॉल बेरिंग में भी इसका यूज किया जाता है। देखा होगा छोटे बच्चों के स्पिनर आते थे, ऐसे घुमाते थे, वो घूमता था स्पिनर, तो उसमें छोटे छोटे जो बॉल लगते थे, तो उस बॉल में भी इसका यूज करते हैं। तो बॉल बेरिंग बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, बॉल बेरिंग। तो जो छोटे छोटे बॉल और बेरिंग बनते हैं तो उसमें भी इसका यूज होता है। तो इस हिसाब से क्लास थोड़ी सी लंबी जा रही थी, है ना, तो इसको अपन यहीं कंट्रोल करते हैं। और आप लोग देखोगे तो कुछ प्रश्न भी दे रखे हैं आपके सिलेबस के अंदर बुक में, और पेज नंबर 68 के ऊपर। तो पेज नंबर 68 पे जो प्रश्न है उनको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। यस, पेज नंबर 68 के ऊपर, पेज नंबर 68, फटाक से किताब खोलो। यस, पेज नंबर 68 पे प्रश्न पहला कह रहा है कि CO2 अणु है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। यस, बना लेते हैं अपन लोग। CO2, ये CO2 और CO2 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है। तो सिंपल, कार्बन परमाणु क्रमांक 6, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, विन्यास 2,4, ऑक्सीजन का विन्यास 2,6। संरचना जब बनाएंगे तो संरचना के अंदर बीच में होगा कार्बन, इधर होगा ऑक्सीजन, इधर होगा ऑक्सीजन। और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के अंदर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है 4, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पड़े है 6, ये इलेक्ट्रॉन पड़े है 6, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पड़े है टोटल 6। बस बुक ने इतना पूछा तो अपन इतना ही बनाएंगे। लेकिन अगर इसकी साझेदारी करवानी है और अणु बनाना है तो भी अपन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो यहां से ऑक्सीजन ने साझेदारी कर ली, है ना, ये ऑक्सीजन ने साझेदारी कर ली, इधर से इस ऑक्सीजन ने साझेदारी कर ली, और बीच में से इस कार्बन ने साझेदारी कर ली। तो ये जो संरचना बनेगी वो कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे बनेगा, है ना। और इसके अंदर टोटल 4 सहसंयोजक बंद आ जाएंगे, और जब 4 सहसंयोजक बंद होंगे तो इसके बाद में CO2 का निर्माण हो जाएगा। तो ये CO2 गैस का निर्माण है ना। बड़ी क्लासों में जाकर के देखोगे तो वहां पे बंधों के नाम भी अलग अलग आते हैं। ऊपर की तरफ सिग्मा बंध, नीचे पाई बंध, ऊपर सिग्मा बंध, नीचे पाई बंध। जब भी कई परमाणुओं के बीच में सिंगल बंध होता है तो उसको सिग्मा कहते हैं। अगर यहाँ पे डबल बंध है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होगा। अगर जैसे अपन नाइट्रोजन को देखते हैं उसमें 3 बंध था तो एक सिग्मा 2 पाई होंगे यहाँ पर। तो ये सिग्मा और पाई की जो रामायण है वो बड़ी क्लासों में जाकर के पढ़ोगे, अभी तो इतना कुछ नहीं है। तो इस CO2 में 2 सिग्मा 2 पाई बंध है ना। ये कुछ नई चीज आपको सीखने को मिली। यस, एक दूसरा प्रश्न और दे रखा है कि सल्फर के जो 8 परमाणु हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए ना। और इसके लिए संकेत दे रखा है कि सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े हुए भी होते हैं। तो सल्फर के परमाणु को देखते हैं। तो पेज नंबर 68 के ऊपर अगला प्रश्न दूसरा दे रखा है कि जो सल्फर है, देखना सल्फर की परमाणुविकता 8 होती है, ये चीज ध्यान रखना। और किताब में लिखा हुआ भी कि सल्फर के 8 परमाणुओं के अणु की संरचना दिखाइए। तो सल्फर के 8 परमाणु होते हैं, आपस में जुड़ करके बंध बनाते हैं। रियल में जो सल्फर की संरचना होती है वो क्राउन संरचना होती है, क्राउन संरचना, या इसको अपन ताज संरचना के नाम से जानते हैं। और ये संरचना कुछ ऐसे जुड़ती है, एक सल्फर, दूसरा सल्फर, तीसरा सल्फर, चौथा, पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये 8वां, ऐसे जाकर के जुड़ता है। ये एक ताज संरचना बनती है। लेकिन अपन दिखाते हैं सल्फर की संरचना को। तो पहला सल्फर, ये दूसरा सल्फर, ये तीसरा सल्फर, ये चौथा सल्फर, ये 5वां, थोड़ा सा इसको बाहर बनाते हैं, और ये छठा सल्फर, ये 7वां और ये 8वां। और इस सल्फर को देखें तो इस सल्फर का परमाणु क्रमांक, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। पहले में 2, दूसरे में 10 और तीसरे में कितने हो जाएंगे? तो 16 पीछे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। टोटल 16 है तो 10 10 10 10 कहाँ हो जाएंगे? यहाँ पे 8 होंगे, है ना। 2,8 होंगे, 10 और 6 16। तो इसका विन्यास हो जाएगा 2 8 6 16। अब 16 को आप दिखाओगे तो इसमें अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, कार्बन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे अपन दिखाते हैं। ये सल्फर, तो ये 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। अरे सर क्या बना दिया ये, है ना। और इसकी जब साझेदारी होती है तो ये सल्फर ऐसे साझेदारी करता है। सल्फर के पास 6, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इस सल्फर के पास 6, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इस सल्फर के पास 6, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। सल्फर के पास 2, 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इस सल्फर के पास 2, 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। सल्फर के पास 6, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। सल्फर के पास 6, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। सल्फर के पास 6, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इस हिसाब से ये पूरी रिंग संरचना बन जाती है ना। तो ये पूरी एक रिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। ओके, तो ये कार्बन के बारे में पहली क्लास थी जिसमें आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। कार्बन के अपर रूप पढ़ लिए, सह संयोजक यौगिक पढ़ लिए, कार्बन प्रकृति में किन किन रूपों में पाए जाते हैं वो पढ़ लिए, अपर रूपों की संरचनाएं पढ़ रही। तो ये शानदार क्लास थी जिसको आपने बहुत अच्छे से देखा अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, स्कूल के अंदर, आपकी क्लास में, स्कूल में जितने भी बच्चे दबा के उन बच्चों को आप लोग भी इन सूचनाओं को दीजिए कि सेजू सर इस ऐप के माध्यम से बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं, है ना। तो जस्ट बच्चों की आपके मार्फत हेल्प होगी तो वो भी आपको अच्छी दुआएं देंगे। और इसी के साथ क्लास को अपन करते हैं फिनिश। फिर मिलेंगे अगली सेशन और क्लास के अंदर, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।